हेलो एवरीवन। एडवांस पैरामेडिकल क्लासेस एपीसी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशन की, जिसमें अपना फोर आर्म के व्यूज कंप्लीट हो चुके थे। आज अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो है अपना ह्यूमरस। ठीक है। ह्यूमरस अपनी एक सिंगल बोन होती है, जो कि शोल्डर और एल्बो जॉइंट के बीच में पाई जाती है। ठीक है। तो अपन इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं एक बार कि ह्यूमरस की एनाटॉमी क्या कहती है। और जो अपना शक्तिमान है, अपन शक्तिमान भी दिखाएंगे कुछ टाइम बाद दिखाएंगे। शक्तिमान से समझ रहे हो आप लोग? शक्तिमान क्या है अपना? शक्तिमान अपना है कंकाल, है ना, 8 पिंचर्स। अपन दिखाएंगे आपको वो भी, कंकाल को भी। वो अपना शक्तिमान है, अपन ने उसका नाम रखा है शक्तिमान। ठीक है। तो अपन शक्तिमान की तैयारी कर रहे हैं एक एक पार्ट की, है ना। शक्तिमान में ये होती है, फोर आर्म में हुमरस है, एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है ना। तो ये अपना शक्तिमान ही है। ठीक है। आगे चलते हैं अपन। तो अपनी एनाटॉमी है, द आर्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल लॉन्ग बोन। जो आर्म होती है एंड या हुमरस होती है, वो अपनी एक लॉन्ग बोन में, सिंगल लॉन्ग बोन में कंसिस्ट होती है, बटी हुई होती है। इट्स अपर बॉर्डर फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। जो इसका अपर बॉर्डर होता है, वो शोल्डर जॉइंट की फॉर्म में होता है, विद द ग्रेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। और साथ में क्या होती है, स्कैपुला की ग्रेनोइड कैविटी भी वहां पर होती है। द लोअर बॉर्डर ऑफ फोर आर्म, सॉरी, द लोअर बॉर्डर ऑफ फॉर्म द एल्बो जॉइंट। जो अपना आर्म का, हुमरस का जो लोअर पार्ट होता है, लोअर बॉर्डर होता है, वो अपने शोल्डर जॉइंट से कॉन्टेक्ट में रहता है, शोल्डर जॉइंट के द्वारा फॉर्म होता है, बनता है, विद रेडियस एंड अल्ना। और जो अपनी एल्बो जॉइंट होती है, वहां पे क्या कनेक्ट होता है, रेडियस और अल्ना कनेक्ट होती है। ठीक है। इनका अपर पार्ट कनेक्ट होता है। द अपर एंड ऑफ हेड, द अपर एंड कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, लेजर, ट्यूबरोसिटी एंड ग्रेटर, जीआरई आएगा ना, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। जो अपना अपर अपर एंड होता है, वो बटा हुआ होता है हेड में, नेक में, लेजर ट्यूबरोसिटी और ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, ट्यूबरोसिटी कह सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। द लोअर एंड कंसिस्ट ऑफ टू एपिकॉन्डाइल, लेटरल एंड मीडियल एंड थ्री फोसा। जो अपना लोअर एंड होता है ह्यूमरस का, उसमें दो तो एपिकॉन्डाइल्स होते हैं, लेटरल और मीडियल, और यहाँ पे थ्री फोसा होते हैं, या थ्री फोसा में ये बटा होता है। किसमें बटा होता है? लेटरल और मीडियल एपिकॉन्डाइल्स में, और थ्री फोसा में लोअर एंड या लोअर पार्ट कंसिस्ट होता है, बटा हुआ होता है। तो दोस्तों, आपको एनाटॉमी तो अच्छे समझ में आ गई होगी। एनाटॉमी आपको एग्जाम के अंदर व्यू करने से पहले, अगर कोई सिंगल व्यू आ रहा है या पूरा टॉपिक पूछ रहे हैं, एग्जाम के अंदर उठा के दे देते हैं चेस्ट रेडियोग्राफी। ठीक है। तो आपको चेस्ट रेडियोग्राफी के हर एक व्यू करने हैं। अब आपको 8 पेज में 7 व्यू कैसे करने हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, और हम आपको इसकी पूरी जानकारी भी प्रोवाइड करवा देंगे। और दूसरा कि सिंगल व्यू पूछ लेंगे, जैसे कि ये पूछ लिया ह्यूमरस का एपी व्यू कैसे करेंगे, ह्यूमरस के एपी व्यू के बारे में पूछ लिया, या फिर एल्बो जॉइंट के, या फिर ज्यादातर सिंगल में स्पेशल व्यू आते हैं। जैसे कि अपन ने किया था ना अल्नर डेविएशन व्यू, है ना, स्कैफोल्ड, ओ सॉरी, कार्पल बोन्स के में किया था ना अपन ने। सो उसमें ये स्पेशल व्यू है ना, तो ये स्पेशल व्यू पूछ सकते हैं सिंगल में। तो आपको क्या कहना है, सबसे पहले एनाटॉमी लिखनी है, एनाटॉमी लिखने के बाद व्यू डिस्क्राइब करना है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। एपी व्यू अपना आर्म का बात कर लेते हैं। बॉडी पार्ट क्या रहेगा? ह्यूमरस। अपन ह्यूमरस को आर्म भी बोलते हैं, है ना। बेसिक प्रोजेक्शन, एपी व्यू, इंडिकेशन,
टू सी द फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। जो अपनी कैसेट साइज है 10x12 और 12x15, दोनों को अपन काम में ले सकते हैं। दोनों में अपना एक्सरे अच्छे से सीन हो जाता है बिना किसी कटिंग के। पोजीशन ऑफ पेशेंट, बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी, कैसे अपन को पेशेंट की पोजीशन लगानी होती है। द पेशेंट इज सुपाइन, एक, हाँ, द पेशेंट इज सुपाइन एंड इरेक्ट ऑन द टेबल और नियर द टेबल। अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन, अपन इसको सुपाइन में भी कर सकते हैं और इरेक्ट में भी कर सकते हैं। अगर सुपाइन में है तो टेबल के ऊपर होगा, और इरेक्ट में है तो टेबल के पास में पेशेंट होगा, है ना। मिसमैच हो जाता है बीच में तो थोड़ा सा पीडीएफ। ह्यूमरस एंड फोर आर्म एक्सटेंड द सुपाइन, जो अपनी ह्यूमरस है या फोर आर्म है, नहीं ह्यूमरस और फोर आर्म, या फोर आर्म की बात हो रही है ना, आर्म नहीं है। ह्यूमरस और फोर आर्म को अपन एक्सटेंड करेंगे और सुपाइन में करेंगे। सो द ह्यूमरस कैन रेस्ट ऑन द कैसेट, जिससे कि जो अपनी ह्यूमरस बोन है अच्छे से कैसेट पे अपन उसको रख सकें, रेस्ट कर सकें। द फिल्म शुड बी लार्ज टू इंक्लूड बोथ शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट, जो अपनी फिल्म है वो इतनी लार्ज होनी चाहिए कि अपना बोथ शोल्डर और एल्बो जॉइंट इंक्लूड हो जाए, ठीक है, दोनों इंक्लूड हो जाएं, शोल्डर और एल्बो जॉइंट। द फिल्म शुड बी लार्ज, अपनी फिल्म अपन को इतनी बड़ी लेनी है जिसमें इंक्लूड हो जाएं बोथ, दोनों शोल्डर और एल्बो जॉइंट। तो जैसे अपन ने अब डायग्राम में देखा हुआ है, देखो दोस्तों, डायग्राम देखना जरूरी है। डायग्राम से अपने जो डाउट्स रहते हैं ना क्लियर हो जाते हैं। अपन आपको डायग्राम बड़ा करके भी दिखा देते हैं। देखो दोस्तों, ये अपनी फोर आर्म है, ये ये अपना एल्बो जॉइंट है, ये अपना शोल्डर जॉइंट है। अपनी फिल्म इतनी बड़ी तो होनी चाहिए कि अपनी एल्बो शोल्डर जॉइंट दोनों इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है। तो आप ये अब हिस्सा देख लो, ये पूरा इसमें अपने कैसेट के अंदर इंक्लूड हो रहा है ना। तो आप इस चीज को आप देख लीजिए, अपन ऐसे व्यू करेंगे। ये व्यू इरेक्ट पोजीशन में दिखाया हुआ है आपको। पोजीशन अपनी आपने देख ही लिए। इरेक्ट पोजीशन के अंदर अपनी जो फोर आर्म है कैसेट के कांटेक्ट में है, और रेस्ट कर करेंगे तो उसको पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रेस्ट होती है ना। तो आई थिंक आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो डायग्राम को अच्छे से समझा करो। कुछ भी समझ में नहीं आता है पूछ लिया करो कमेंट में। अपन ने कमेंट का ऑप्शन ऑन किया हुआ है, ऑफ नहीं किया हुआ है, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है पूछने की। अपन बात कर लेते हैं कि कैसेट की पोजीशन क्या रहेगी। द कैसेट इज प्लेस अंडर द अफेक्टेड फोर आर्म, जो अपनी कैसेट है वो अपनी जो फोर आर्म जिसका अपन व्यू ले रहे हैं, जिसका अपन एक्सरे कर रहे हैं, जिसको अपन रेडिएशन दे रहे हैं, उस अफेक्टेड फोर आर्म के नीचे अपन कैसेट को प्लेस करेंगे। ये अपनी अफेक्टेड आर्म है, तो कैसेट अपनी इसके नीचे रहेगी, ठीक है। सेंटरिंग की बात कर लेते हैं। सेंटरिंग क्या रहती है? सेंट्रल रे ओवर द मिडल ऑफ ह्यूमरस, कहाँ पे? मिडल ऑफ ह्यूमरस। सेंटरिंग कहते हैं ह्यूमरस के बिल्कुल बीच में। आई थिंक उसमें शो हो रहा है, ये देखो, ये ह्यूमरस का मिड पार्ट है, तो यहाँ अपन अपनी सेंटरिंग कर रहे हैं, है ना। सेंटरिंग का अच्छे से ध्यान रखना है। सेंटरिंग अच्छे से नहीं होगी तो अपना व्यू कट जाएगा, पेशेंट को जो रेडिएशन लगी है वो फालतू की लगेगी, अपनी फिल्म खराब हो जाएगी। अपन अगर आईपी, अगर अपने पास सीआर कैसेट है तो आईपी को रिमूव करना होगा पहले, रीडर में डाल के, टाइम वेस्ट होगा। अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई भी गलती नहीं हो, है ना। अपन बात कर लेते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की। द ह्यूमरस इज क्लियरली सीन with the head superimposed on the glenoid cavity of
स्केपुला। अपनी जो ह्यूमरस है वो अपन को अच्छे से क्लियर सीन हो जाती है, दिख जाती है विद और साथ में द हेड सुपरइम्पोज ऑन द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला। जो इसका हेड होता है वो अपनी स्केपुला की ग्लेनोइड कैविटी पर सुपरइम्पोज करता हुआ दिखाई देगा। बात कर लेते हैं फैक्टर की। अपने एक्सपोजर फैक्टर क्या रहते हैं, एक मिनट दोस्तों ना, है ना। तो बात कर लेते हैं अपन एक्सपोजर फैक्टर की। तो डिस्टेंस है वो अपनी 90 टू 100 रहती है। एम एस 10 to 15 रहता है। तो दोस्तों ये अपन एक्सपोजर फैक्टर है ना, आपको शुरू शुरू में कठिन लग रहे हैं, नहीं तो कुछ है नहीं है इसमें। बस ये है कि थोड़ी के हिसाब से करने पड़ते हैं। अपन देख लो किस किसका कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, लगभग डिस्टेंस सब में सेम है। एम एस वैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना, 10 से 15 में आराम से आ जाता है। पेशेंट अगर टाबर होता है, बच्चा होता है कोई 2-4 साल का, अपन 8 में भी ले लेते हैं, है ना। तो ये एक फैक्टर थ्योरी के हिसाब से आपको याद करने होंगे, बाकी इतना फैक्टर इसमें कुछ है नहीं है। डिस्टेंस 90 to 100 रहती है। एम एस 10 to 15 रहता है। केवीपी जो है 50 से 60 रहता है। और वेट का यूज अपन इसमें नहीं करते हैं। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो बता देना। बाकी कल अपन इसका लेटर रिव्यू कर लेंगे, और शायद होमवर्क अपना कल ही खत्म हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ ठोक देना। जो भी आपके पास इलाज है ना ठोक दो चैनल पे। व्यू है, कमेंट है, लाइक है, सब्सक्राइब है, ठोको ठोको। इस वक्त ठोकना भी जरूरी है अपन को, है ना। तो आपका होमवर्क टॉपिक आज स्टार्ट भी हो चुका है, एनाटॉमी भी हो चुकी है, एक व्यू भी हो चुका है। आगे अपन ऐसे ही आपको स्टडी करवाते रहेंगे। दोस्तों एक खुशखबरी है, जल्दी ही आपको आई थिंक डार्क रूम मिलेगी फिजिक्स बाद में। पहले अपन आपको डार्क रूम चालू करवाएंगे। और आई थिंक डार्क रूम में अपना जो लेआउट ऑफ डार्क रूम है वो अपन सबसे पहले करवाएंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।